राधे। हाँ हाँ आराम से। कैसे हुई आप सब? कहाँ गायब हो जाता बीच बीच में? अच्छा मैं गायब हुआ था। अच्छा बहुत याद आती है भाई घर की तो। बस बाल बच्चे वाले तो नहीं है भाई, बाल बाल है बस। देखो भाई एक बार बता देना मैं सही हूं क्या। जहां तक मुझे याद है हम लोग परमाणु संरचना पढ़ रहे थे और परमाणु संरचना में परमाणु मॉडल पढ़ते हुए हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में चित्र बना लिया था। सही है? अरे यार शुरुआत से पहले आधा हो गया था। B5 वाले तो नहीं हो? 6 वाले ही हो ना? 6 वालों का थोड़ी हुआ अभी। हाँ भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे। हैं एटॉमिक मॉडल बाय रदरफोर्ड। उसमें कुछ चीजों के जवाब हमको मिल गए थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ते हुए, है ना। जैसे एक तो हमें यह पता चल गया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कि उसने गोल्ड जो है वही क्यों लिया, है ना। जिंक सल्फेट का पेंट क्यों किया, है ना। और उसके अलावा एक चीज और पता चली थी कि हीलियम जो होता है मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम के नाभिक होते हैं। इतना ही पढ़ा था ना, इसके आगे थोड़ी पढ़ा है। इतना ही पढ़ा है ना, ठीक है। चलो अब आगे की बात सुनो भाई। रदरफोर्ड ने जब ये सारी चीजें की तो कुछ एक्सपेरिमेंट से उसको वैल्यूज मिली, और वो वैल्यूज क्या है भाई वो बता देता हूं मैं आप लोगों को एक बार। अरे इससे भी बड़ा होता है नाभिक तो। नहीं मानना क्यों है, होता ही है ना सूक्ष्मदर्शी से देखने पर। है ना। वैसे नाभिक की कोटि होती है 10⁻⁻15 मीटर की, लिखवाऊंगा मैं अभी इसको। और परमाणु की कोटि होती है 10⁻10 मीटर की, है ना। उन पर बात करेंगे मगर अभी उसमें थोड़ा सा समय है भाई, है ना। देखो उसने देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे चले गए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कैसे चले गए, सीधे चले गए। कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो किसी ने कण से टकराए और भटक गए, दिशाहीन हो गए। और लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल आप लोगों के जैसा था जैसे बचपन में थे आप। कैसे थे? अरे ऐसे नहीं भाई, जब स्कूल जाते थे तो स्कूल जाते ही एक बात कहते थे कि क्या मुझे मम्मी के पास जाना है ना। ये अल्फा पार्टिकल वापस लौट आया। अब देखो पहला प्रश्न सुनो। आप लोग, अब मुझे पता चल गया आप लोग B1 B2 B3 B4 के साथ बैठ कर आ लिए, है ना। क्योंकि मेरी पहले भी क्लास हुई थी और बोतल है तो पहले भी गिरी थी। तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। है ना। तो इन चीजों को छोड़ो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी ना। ऐसे अब सोचो कि आप लोग स्कूल में बैठे हो और अचानक से मीटिंग चल रही है। मीटिंग में हो सकता है प्रिंसिपल के हाथ से बोतल गिर जाए, आप करो सही नहीं लगेगा ना।
प्रिंसिपल, एक बात सोचो, एक गवर्नमेंट टीचर होते हुए प्रिंसिपल आपसे यूं कहते कि बड़े हो जाओ, सही नहीं लगेगी ना बात बिल्कुल भी। तो कहने की जरूरत ना पड़े कि बड़े हो जाओ। देखो ध्यान से सुनो भाई, पहला प्रश्न यह है कि जो वापस लौटा हुआ कण था वो कितने डिग्री के एंगल से लौटा, है ना। अब जिन्होंने ये कहा है कि 90 डिग्री, वो समझो कि 90 डिग्री ऐसा होता है, एल शेप 90 डिग्री होती है भाई। और अपना ये वाला पार्टिकल कैसे लौटा, है ना। अब देखने वाले यूं कहेंगे कि सर ये वाला एंगल जो है ना, जो ये वाला एंगल है, मतलब एक ऐसे एक ऐसे, और ये वाला एंगल जो है ना, ये तो 180 नहीं हो सकता। और कुछ ने कहा है कि सर 180 डिग्री के एंगल से लौटा। कितनों ने कहा 180 से लौटा, है ना। तो अब मुझे बताओ वो एंगल 180 हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है भाई? एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, और ये ऐसे लौटा है, तो ये वाला एंगल 180 थोड़ी है, ये देखो, है ना। हाँ वही बता रहा हूं, वास्तविक रूप में लौटा कितने से था? 180 डिग्री से। मगर ये एंगल ऐसे नहीं था जैसे हम लोग सोच रहे हैं, ये ऐसे था। देखो ये अल्फा पार्टिकल गया और ये अल्फा पार्टिकल वापस आया। अब बताओ एंगल कितना? 180। मगर हमने इस डायग्राम को कैसे बनाया? ऐसे, ताकि हमें पता चले कि वापस आया है, कण दिखे। नहीं तो अपन इसको ऐसे भी बना सकते थे भाई। वापस आ जा भाई। ऐसी क्या अब नाभिक उड़ गया हमारा तो। शुक्र है रदरफोर्ड जिंदा नहीं है। अपन इसको ऐसे भी बना सकते थे ना भाई। ये वास्तविक रूप में ऐसा ही है, तभी तो 180 है। मगर अपन जब देख रहे हैं तो हम लोग प्रदर्शन के लिए कि हाँ वास्तविक रूप में लौटा था, उसके लिए ऐसा एंगल बनाते हैं। समझ गए? कितने डिग्री के एंगल से वापस आया? 180। अब देखो कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर ही मॉडल जो है वो आधारित है। और मॉडल ये है कि अधिकांश कण सीधे निकल गए, क्यों? कुछ कण कहीं कहीं मुड़ गए, क्यों? और लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस लौटा, क्यों? बस ये 3 प्रश्न है। हाँ यही 3 प्रश्न है बस। इन्हीं पर मॉडल डिपेंड है, इन्हीं पर इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो डिपेंडेंट है। अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए थे, क्यों? क्योंकि एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट वैकेंट होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, ठीक है ना, जिसमें ना तो कोई प्रतिकर्षण का भाव है ना आकर्षण का भाव है। आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होने के कारण वो सोने की पन्नी को चीरते हुए सीधे निकल गए। कहीं कहीं कुछ पार्टिकल्स अवेलेबल है ना, जिनमें से कुछ हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स से टकराने की वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं ये अपनी दिशा से विचलित हो गए। अब एक प्रश्न यहां से और बनेगा, वो बाद में बताऊंगा। पहले यहां देखो, ये टकराने कर वापस आने वाला कण जो है, इस पर यह रखा गया था कि हमारा जो हीलियम है ना, मतलब जो अल्फा कण है वो धनावेशित है। वापस आने का मतलब प्रतिकर्षण हुआ है, रिपल्शन हुआ है, और रिपल्शन जो है वो जोरदार हुआ है, एकदम शानदार हुआ है, तभी तो ये वापस लौट कर आया। तो कहा कि परमाणु का जितना भी धनावेश होता है वो एक जगह केंद्रित रहता है, और जहां धनावेश केंद्रित रहता है उसे कहा गया नाभिक। तो नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अब दूसरी बात सुनो जो मैंने बीच में छोड़ी थी, क्या कि अगर ये वाले पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराए हैं, तो अल्फा पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन, आकर्षण होना चाहिए ना। मगर आकर्षण नहीं हुआ, टकराकर निकल गया। प्रश्न है क्यों? क्योंकि अल्फा कणों का वेग बहुत अधिक होता है, और वेग अधिक होने के कारण वो आकर्षण दर्शाते जरूर है मगर टकराकर आगे निकल जाते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन भी गतिशील अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे नॉर्मल सी बात है कि आप कहीं जा रहे हो और आपका कोई दोस्त है वो कहीं जा रहा है, एक इस सड़क पर जा रहा है और दूसरा इस सड़क पर जा रहा है, दोनों को जल्दी है, जल्दी है दोनों को, है ना। कि इसका कोई हो सकता है कहीं इंतजार कर रहा हो, इसका भी हो सकता है कोई इंतजार कर रहा हो। मैंने रहा हो बोला, इसीलिए बोला है।
शादी नहीं हुई अभी? हो गई? नहीं हुई? हो गई? फिर तो मैडम होगी पक्का जो वेट कर रही है। फिर तो मैडम ही होगी जो पक्का वेट कर रही है। फिर नहीं जाएंगे। भाई तुम रहने दो, कहीं मत जाओ। ऐसा कह देता हूं भाई, यहां मेरा कोई दोस्त वेट कर रहा है और यहां मेरा कोई दोस्त है, वो यहां से जा रहा है और उसका भी कोई दोस्त वेट कर रहा है। हम दोनों जल्दी में हैं, ठीक है। हम मिलेंगे जरूर, हाथ जरूर मिलाएंगे, मगर ये कहेंगे भाई बाद में मिलते हैं, ऐसे कह के निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही के पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, दोनों के पास जो वेग है वो बहुत ज्यादा है, दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन भी तो मोशन कर रहा है ना। मगर एक दूसरी चीज देखना, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ना वो सर्कुलर पथ पे है, और जब सर्कुलर पथ पर मोशन होता है तब अट्रैक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना भाई। नॉर्मल सी बात है, आपने खूब बचपन में पकड़म पकड़ाई खेली होगी, है ना। तो जब आप किसी को पकड़ने भागते थे तो अगर वो ऐसे घूम जाता था तो अपन को ज्यादा जोर पड़ता था ना, फिर वो पकड़ में नहीं आता था। तो यही तो मोशन है, सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो इतने टकराएगा, हैंड टू हैंड बाहर निकल जाएगा। कहीं पर भी अट्रैक्शन का मौका ही नहीं मिल रहा है इनको। ये अट्रैक्ट होना चाह रहे होंगे मगर फिर भी वेलोसिटी तेज होने की वजह से वो किसी और डायरेक्शन में मूव होकर चले जाते हैं, ठीक है ना। चलो लिखिएगा। कुछ नहीं, ऐसे ही, ये भी आप लोगों की दोस्ती हैं। यूं कह रहे हैं कि सर जिसका मिलने जा रहे हैं वो एक्स गर्लफ्रेंड होगी। इनको समझाए कौन, अगर वो एक्स ही होती तो मिलने कौन जाता। चलो लिखो भाई। क्या कह रहे हो? एक्सपीरियंस नहीं रहा, दुनिया देख ली मैंने। मैं तो सोचता था यही बोलते हैं। हे भगवान, ईश्वर आप लोगों को जल्दी से जल्दी टीचर बनाए भाई, सरकारी टीचर बनाए जल्दी से जल्दी। भारत का भविष्य आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। नहीं, मुझे आप लोगों की बातें सुनकर यह तो पता चल गया कि भारत का भविष्य एकदम स्वर्णिम है ना। क्योंकि आने वाला युग जो है वो बातों का ही तो है। बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी जी को बात वोट इसलिए ज्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि बोलने में सक्षम है। कौन? मोदी जी? और ये भी तो सार्थक है। वो तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। चलो लिखो। परमाणु में अधिकांश भाग खाली होने के कारण परमाणु में अधिकांश भाग खाली होने के कारण अधिकांश अल्फा कण अधिकांश अल्फा कण अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। चित्र बनाओ। बनाए थोड़ी ये वाला, है ना। हाँ,
बन गया? लिखने के बाद जो लिखा हो ना उसको पढ़ लिया करो, आपस में बात करने से अच्छा है वो, है ना? अरे लिखने के बाद कह रहा हूं, टाइम नहीं मिलता। लिखेगा दूसरा पॉइंट, लिखेगा कुछ अल्फा कण अन्य कणों की उपस्थिति के कारण, कुछ अल्फा कण अन्य कणों की उपस्थिति के कारण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो गए, विक्षेपित, डिफ्लेक्ट, विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो गए, विक्षेपित। अगला लिखो, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौटा, वापस लौटा, क्योंकि संभवतः यह, क्योंकि संभवतः यह किसी धनावेश से टकराया होगा, धनावेश से टकराया होगा, अतः उनमें प्रतिकर्षण के कारण यह वापस लौटा, यह वापस लौटा। उनमें प्रतिकर्षण के कारण यह वापस लौटा। चलिए, ये तो था एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, है ना? हम लोगों ने हेडिंग तो ऑलरेडी डाल रखी थी ना? और हम लोगों ने हेडिंग डाल रखी थी रदरफोर्ड द्वारा स्वर्ण पत्र प्रयोग, हाँ, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब हेडिंग डालो, रदरफोर्ड द्वारा परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल बाय रदरफोर्ड, एटॉमिक मॉडल बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था, एक परमाणु मॉडल दिया था भाई, ठीक है ना? और परमाणु मॉडल में उसने एक बहुत स्पष्ट बात कही थी कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है, ठीक है भाई? उन्होंने एक सिंपल बात कही थी कि परमाणु जो है वो क्या है? एक धनावेशित गोला है, जिसमें संपूर्ण धनावेश जो होता है उसके केंद्र में होता है, ठीक है ना? और इस केंद्र को क्या कहा गया? नाभिक कहा गया, ठीक है? और जो ऋणावेश होता है या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। किस में चक्कर लगाते हैं? वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है ना? ये हमारे पास रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। चले लिखेगा,
हेडिंग डालो एटॉमिक मॉडल बाय रदरफोर्ड और लिखो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश धनावेश अरे एक ही जना बोल ले तो ठीक रहेगा भाई, मैं बोल लेता हूं, आप बाद में बोलना। अधिकांश धनावेश उसके केंद्र में होता है। इसी केंद्र को नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस। इसी केंद्र को नाभिक, न्यूक्लियस कहेंगे, इसको कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में, सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। चित्र बना लो। हो गया? चलिए अब आगे की बात सुनो। रदरफोर्ड ने नियम तो दे दिया, मगर जैसे ही रदरफोर्ड ने नियम दिया ना, तो वैसे ही और वैज्ञानिक जो थे वो यूं सोचना शुरू करके भाई ये तो आगे निकल जाएगा, है ना। तो उनमें से एक वैज्ञानिक था जिसने तरंग समीकरण दी थी, और तरंग समीकरण दी थी किसने? मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने दी थी वेव थ्योरी, वेव सिद्धांत, और उसने ये कहा था कि अगर जो वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन मोशन करे तो इलेक्ट्रॉन यहां से मोशन करना स्टार्ट करेगा, इधर पहुंचेगा, यहां, इधर, यहां, यहां, इधर, इधर, यहां, यहां, इधर, इधर, अंत में नाभिक में गिर जाएगा। और जैसे ही नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिरेगा वैसे ही परमाणु नष्ट हो जाएगा। बट एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इसके हिसाब से परमाणु का जो स्थायित्व है उसकी व्याख्या नहीं हो रही। परमाणु की स्टेबिलिटी जो है ना, स्थायित्व, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही है, और इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होने के कारण रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो हो गया फेल। ठीक है, तो लिखेगा इसमें आगे, नोट डाल के लिखना। नोट कितने का तब पूछना जब खुद कमाओ। तो अभी सिक्का डाल के लिखो। लिखेगा, आप लोग ऐसा करो, 2-2 हजार का नोट डालो और जाते टाइम नोटबुक यहीं छोड़ जाना। रुकने तो हम देते ही नहीं ना किसी को। लिखो भाई फटाफट से। मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्पिल गति करता है। सर्पिल गति करता है।
सर्पेंटाइल मोशन, सर्पिल गति करता है। अतः अंत में नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। कैन नॉट इलेबोरेट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। चाहो तो ये चित्र बना लो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रहेगा कि सर्पिल गति ऐसी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा मॉडल जो कुछ हद तक सही रहा, ठीक है, और तीसरा और लास्ट मॉडल पढ़ेंगे हम लोग जो अपने सिलेबस में है, बोर का परमाणु मॉडल। हेडिंग डालो। इसमें टीप रहे हो ना, गलत बात है। बोर का परमाणु मॉडल। एटॉमिक मॉडल बाय बोर। एटॉमिक मॉडल बाय बोर, बोर का परमाणु मॉडल। देखो, बोर ने अपने परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ चीजें थी जो सिंपल तरीके से ली और इन्होंने आधार बनाया जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसी को। इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ही जो चीजें थी वो करेक्ट करने का प्रयास किया, मगर इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने वैसा ही काम किया जैसे हमें भी करना चाहिए जब हम शादी ब्याह में जाते हैं, है ना। गुलाब जामुन तो खाते होगे आप सब, खाते हो ना, शादी ब्याह में जाते हो, वही खाने जाते हो। है ना। देखो, गुलाब जामुन जब खाते हो तो हम कई बार अपने साथ क्या होता है कि हमने गुलाब जामुन लिया और तोड़ा चम्मच से और डायरेक्ट मुंह में रख लिया। ओ भाई, अब स्थिति यह है कि मुख के अंदर इतनी तेज मतलब गर्माहट लग रही है कि नीचे हम लेकर नहीं जा सकते उसको। सोचिए, ये सकते हैं कि यार थूक देते हैं, डस्टबिन है आसपास, थूक देते हैं। पास में खड़े एक चच्चा, वो यूं देख रहे हैं और चच्चा ये देख रहे हैं कि इसने भी वही गलती कर दी जो मैंने की थी। यार, स्थिति यही है कि ऐसा ही प्रयास जो है वो कौन कर रहा था भाई, रदरफोर्ड। और ऐसा ही काम अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो काम स्टार्टिंग में हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा था ना, उसने भी यही काम किया था। वो क्या कर रहे थे, सारे एटॉमिक मॉडल्स को एक बार में बनाने का प्रयास कर रहे थे। जबकि बोर पहला ऐसा वैज्ञानिक था या व्यक्ति था जिसने ये कहा कि गुलाब जामुन ठंडा करके खाना चाहिए। मतलब बोर से देखो पूछा हुआ प्रश्न है कि बोर ने सर्वप्रथम किस परमाणु का मॉडल बनाया, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल बनाया। जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका मॉडल बनाया सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल बना लिया तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि आगे और मॉडल बनाने चाहिए, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरोन का। किताबों में वो मॉडल बने भी हैं, ठीक है, मगर एक चीज बता देता हूं राज की, इसका मॉडल जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज है केवल उन पर लागू होता है। एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज मतलब हाइड्रोजन, He+, Li+2, इसके बाद Be+3, ठीक है ना, B+4, और बस इतने तक ही।
ठीक है, इतने तक ही लागू होता है, कार्बन के ऊपर आगे जाएगा ही नहीं। मगर इससे बेस हम लोग मॉडल बना लेते हैं क्योंकि अष्टक नियम आगे आ गया था 2,8 है ना, इसलिए वो बना दिया था आगे। अब देखो इसने क्या किया, कहा कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में होता है जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये वृत्ताकार पथ हो जाएगा और ये हाइड्रोजन एटम का मॉडल है। और इन्होंने अपने मॉडल के अंदर और बात क्या कही, इन्होंने ये कहा कि संपूर्ण धनावेश होगा नाभिक में या केंद्र में जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लगाएंगे चक्कर। वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं चक्कर लगाते हैं। इन पथों को नाम दिया KLMN और प्रत्येक जो पथ है उसके लिए इलेक्ट्रॉन का निर्धारण कर दिया कि हर पथ के अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे, मगर उससे पहले जो ये वृत्ताकार पथ थे, सर्कुलर पाथ थे, इन वृत्ताकार पथों को नाम दिया और इन वृत्ताकार पथों को नाम दिया कोश, जिन्हें प्यार से कहते हैं शैल, कक्षा, ऑर्बिट। और तीसरे नंबर पर इनको कहा गया, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिटल होते कक्षक, इन्हें कहा गया एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। एक चीज यहीं से क्लियर करके चलना भाई, कक्षक और कक्षा के बीच में स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो कक्षा के बारे में किसने बताया, बोर ने बताया था। कक्षाएं होती है KLMN, परमाणु में जहां इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड होती है वो, और कक्षक SPDF, ठीक है ना। और कक्षक जो है SPDF के लिए कक्षक होते हैं। SPDF खुद क्या है, उपकोष। तो जैसे P की बात करें, P के अंदर कितने कक्षक हैं, 3, PX, PY, PZ, ठीक है ना। D के अंदर कितने कक्षक हैं, 5, DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2, DZ2। और F के पास कितने कक्षक हैं, नाम बताओ, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, पढ़े किसी ने, बहुत पहले, ऐसे मत बोलो, 2021 में ही पता चला है। 2000 आने वाला है। चलो ध्यान से सुनो भाई, इनको नाम दिया कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर, और प्रत्येक कोश के अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहले से निर्धारित कर दिए, है ना। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से बता दिए, कितने, हाँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का एक फॉर्मूला दिया 2n², जहां n क्या है, हां, कक्षा की संख्या। अब कक्षा की संख्या कहां से पता चलेगा, जहां से KLMN आया वहां से। KLMN को आगे नाम दिया गया 1 2 3 4, ऐसे। K का मतलब 1, L का मतलब 2, M का मतलब 3 और N का मतलब 4। उससे इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको आगे लेकर गए भाई। अब यहां से आगे की बात सुनो, एक सिंपल तरीके से एक टेबल है जिसके अंदर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को आराम से निर्धारित कर सकते हैं। तो एक तरफ तो लिख देंगे कक्षा या कोष कौन सा है, और दूसरी तरफ हम लोग लिख देंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2n², ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम लोग कक्षा के लिए किसकी वैल्यू चाहिएगी, n की वैल्यू चाहिएगी। कक्षा k है अपने पास, कौन सी कक्षा है, k। k के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 2n², यही होगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी L, L के लिए वैल्यू 2, 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी M, 3, तो 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9 दूनी 18, और n मतलब 4, 2 इंटू 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 16 और 16 दूनी 32। आगे भी है ये, मगर हमें आगे की जरूरत नहीं पड़ी है।
है ना, आगे भी है ये, मगर आगे की जरूरत नहीं पड़ी। पूछो क्यों? अरे पूछो। हाँ, आगे की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अष्टक नियम आने के बाद पता चल गया कि हमारे पास अष्टक नियम केवल और केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना? 20। ठीक है ना, 20 कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो हमें आगे की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनको भी सम करोगे तो 20 से ज्यादा तो वैसे ही हो जाएंगे, मगर इन पर कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि एक परमाणु की तीसरी कक्षा m में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट बता देंगे कितने हैं, 18। ऐसा प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, यदि किसी परमाणु की तीसरी कक्षा पूर्णतः भरी हो और तो उदासीन परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, है ना, 28। 18 नहीं 28। देखो, कहा कि तीसरी कक्षा पूरी भरी है, इसका मतलब क्या है कि भाई पहली कक्षा पूरी भरी होगी, दूसरी पूरी भरी होगी, फिर तीसरी भरेगी, तो 2 + 8 + 18 कितने हो गए टोटल? 28। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? 28। क्यों? क्योंकि कहा है कि परमाणु उदासीन है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद आगे की बात सुनो। आगे बोर ने यह बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करेगा जिनका जो चक्रण संवेग है या कोणीय जो चक्रण संवेग है, चक्रण संवेग, सॉरी चक्रण कोणीय संवेग, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये h/2π का मल्टीपल हो, वो भी कैसा? पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज रखने का मतलब क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? NH/2π, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 सो ऑन, है ना, इस तरीके से कितनी भी हो सकती है। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr, तो mvr बराबर NH/2π। और पूछा भी गया है भाई, ठीक है ना, पूछा भी गया है, और पूछा हमारे पास ये गया है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका चक्रण कोणीय संवेग किसका? h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, या फिर कितना होता है? NH/2π, जहां पर n की वैल्यू पूरी होगी 1 2 3 4। n क्या है? कक्षा, और कक्षा कभी भी आधी पौनी ये नहीं हो सकती, है ना भाई। हाँ तो इसलिए केवल इन्हीं कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाएगा। अब देखो आगे की बात सुनो। अपने पास एक ये एनर्जी लेवल है, एक ये एनर्जी लेवल है। ठीक है, एक ये एनर्जी लेवल है और एक ये एनर्जी लेवल है। अब इनमें से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाला तो हो जाएगा K और ये L, ये K और ये L। अब प्रश्न ये है कि इनमें से हायर एनर्जी लेवल कौन सा होगा, K या L? और लोअर एनर्जी लेवल कौन सा होगा? L। अब दूसरी बात सुनो, बाहर वाला जो होगा ना, जो नाभिक से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो L जो है वो हायर एनर्जी लेवल है, और K जो है जो नाभिक के जितना पास है वो लोअर एनर्जी लेवल है, निम्न ऊर्जा स्तर है। ये एक हायर एनर्जी लेवल है और एक लोअर एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है? लोअर एनर्जी लेवल में। इलेक्ट्रॉन जैसे ही लोअर एनर्जी लेवल में घूम रहा है, इसे बाहर से मिल जाती है एनर्जी। क्या मिल जाती है? एनर्जी। तो ये ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेगा? ऊर्जा का अवशोषण। और जैसे इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, ये तो पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा तो अपना घर छोड़ देगा, और अपना घर छोड़ देगा तो किसी और के घर में घुस जाएगा। मतलब निम्न ऊर्जा कक्षक में या निम्न ऊर्जा स्तर में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन यदि ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है तो कहां चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। ठीक है, इसी विधि के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनों को धातु से या परमाणु से अलग करते हैं। इसी विधि के द्वारा हम कहते हैं ना कि पदार्थ को गर्म करने पर उसके मूल गुण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो होता है क्योंकि जब गर्म करते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है ना भाई।
पहले लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल के बाद कोई अगला एनर्जी लेवल होगा ही नहीं, तो मतलब वो बाहर चला जाएगा बेचारा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा फिर, ठीक है। और कोई परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, घूमते घूमते थक गया, थकेगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन, इमिशन ऑफ एनर्जी कर देगा। और जैसे ही इसने अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर दिया, तो जब आप लोगों की एनर्जी समाप्त हो जाती है तो आपको बेड की याद आ जाती है ना अपने, तो ये कहां चला जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो चीज जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए क्या, कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल में घूम रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर में घूम रहा है, और उसको एनर्जी मिल जाएगी, तो वो कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। और जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में घूम रहा है, तो यदि उसकी ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा तो वो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर हमने ऐसा तो बहुत बार देखा है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है ना, मगर ऐसा नहीं देखा कि वो निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। देखा है किसी ने, किस किसने देखा ऐसा, कुछ नहीं देखा। अरे ऐसे नहीं देखा, मगर किताबों में तो देखा होगा ना, जब हाइब्रिडाइजेशन कराते थे, संकरण कराते थे, तो याद है इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करते थे अपन लोग, वो एक एक अलग हो जाते थे, है ना। फिर परमाणु आपको देकर यह कहा भी जाता था कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग करवा दो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी, रिएक्शंस तो लिखी हैं, रिएक्शंस में तो लिखा है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में चला गया या उसने त्याग कर दिया, मगर कभी ऐसा लिखा है क्या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ गया, कहां करा। देखो ये वाली स्थिति कहां आती है, ये भी याद दिला देता हूं। जब आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े होंगे, उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक, जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आकर जुड़ता था ना, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता था, युग्मन हो जाता था, है ना, हाँ, ताकि लोन पेयर बन सके, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लोन पेयर्स को जगह मिल सके ताकि, तो इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन हो जाता था। और जब इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होता है ना, तो वो क्या करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे अन्य परमाणु आएगा, बंद बनेगा, तो बंद बनने पर एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होगी तो ऊर्जा में कमी आएगी, ऊर्जा में कमी आएगी तो उसको लोअर एनर्जी लेवल में आना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। चलो लिखेगा, हाँ जी, वापस निम्न में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जिस परमाणु की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्याग की है वो ग्रहण कैसे करेगा, और ग्रहण कब करेगा, जब बाहर से उस पर एनर्जी लगाई जाएगी, है ना। जैसे सोडियम या पोटेशियम ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, केवल त्यागते ही है, ठीक है। तो ये ग्रहण कब करेंगे, ये ग्रहण तब करेंगे जब इनकी एनर्जी लेवल जो है उसको और इंक्रीज किया जाएगा, तब ऐसी स्थिति आएगी। लिखेगा, पहला पॉइंट, नील्स बोर ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल बनाया, हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल बनाया। दूसरा लिखो, नील्स बोर ने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में होता है, उसके नाभिक में होता है
जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर स्थायी ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में, स्थायी ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। स्थायी ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार पथों को, इन वृत्ताकार पथों को कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर, इन वृत्ताकार पथों को कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर, ये लिख रहा, कहते हैं। जिन्हें के एल एम एन इज सो ऑन या 1 2 3 4 इज सो ऑन से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। प्रत्येक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रत्येक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। प्रत्येक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। लिख दो, n बराबर कक्षा की संख्या या कोशों की संख्या, और टेबल बना दो पूरी। हो गया? अगला लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, उन्हीं वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं जिनका चक्रण कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज
H/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। लिख दो, चक्रण कोणीय संवेग बराबर H/2 पाई का पूर्ण गुणज, या फिर MVR बराबर NH/2 पाई, जहां N जो है वो 1 2 3 4 होंगे और M जो है वो अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान। V जो है वो होगी इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी, वेग। R, हाँ, रेडियस होगी किसकी, हाँ, वृत्ताकार पथ की या कक्षा की त्रिज्या। N अपने पास है कक्षा की संख्या, ठीक है। H जो है यह है प्लांक स्थिरांक। क्या वैल्यू होती है इसकी, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और पाई तो पाई है 22/7। हाँ जी, जूल पर सेकंड यूनिट है, जूल पर सेकंड। साकिर का है, साकिर, आप ही हो साकिर, नाम ही साकिर, साकिर सिंह, शाकिर ही है। आप में से कोई, वो कमेंट कर रहे हैं, यूं भी कह रहा है कि मैं ऑफलाइन छात्र, इसलिए पूछ रहा हूं। चलो चले आगे, नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट। बोर ने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में है, यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में है एवं ऊर्जा का, बोर ने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में है तथा ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है।
निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अगला लिखो, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में है, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में है एवं ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, रिपीट कर रहा हूं, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में है एवं ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ये दोनों चित्र बना लो। अभी तो बताया था आता है, मैंने कब बताया नहीं आता? उस स्थिति में भी यही बताया था कि कब आता है, कहा तो था जब लिगेंड्स बनते हैं, लिगेंड्स जुड़ते हैं तब आएगा। ये वीडियो मिलेगी ना ऐप में, वापस से सुनना। दो बजे आते हो, 7 बजे शुरू हो जाते हो? वेरी गुड। बन गए? लोअर एनर्जी लेवल को हिंदी में कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर, और उच्च ऊर्जा स्तर को इंग्लिश में कहता है हायर एनर्जी लेवल। नदी का किनारा, ये चंचल हवा। हो गया? देखो यहां कितना ही अच्छा लिख लो, अच्छी राइटिंग वही चौक बोर्ड पर आती है ना? कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ाया है कभी? ऐसे नहीं, बीएड वाले नहीं मानेंगे हम, मतलब माइक्रो टीचिंग में। हाँ बीएड में अब तो 4 महीने की ट्रेनिंग भी की होगी ना। हाँ तो जो 4 महीने रेगुलर गए हैं वो हाथ ऊपर करो। और इनके अलावा जिन्होंने वैसे भी पढ़ाया है, 2 दिन वाले नहीं रहे कि मतलब एक अच्छे टाइम तक पढ़ाया है, 6, 8, 10 महीने। हाँ चलिए ठीक है। अब देखो एक चीज सुनो, पहले तो एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को यहां पे। देखो हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा प्रश्न जैसा रदरफोर्ड पर उठा था ऐसा तो बोर पर भी उठ सकता है। क्या? किस बोर ने बताया, बात है नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। किसने बताया?
बोर ने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, ठीक है। अब जब बोर ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, यहां कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी तो एक बार एनर्जी, जब ये भाई घूमेगा तो इसकी एनर्जी में भी तो कमी आएगी ना, और अगर एनर्जी में आएगी तो क्यों ना ये भी गिर जाए। अगर ये भाई एनर्जी में अगर घूम रहा है तो क्यों ना ये भी गिर जाए। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी स्थिति और बता देता हूं मैं आप लोगों को। ऐसी स्थिति एक व्यक्ति के साथ तो हो भी चुकी थी। किसके साथ? हां, रदरफोर्ड के साथ। अब यहां पर देखो एक नवदीप है, वो प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि सर अगर सर्पेंटाइल मोशन जो है उसके बारे में मैक्सवेल ने बताया तो ये बोर के मॉडल का ड्रॉबैक कैसे हुआ, है ना भाई। देखो अगर हम लोग इस पर बात करें, अगर कोई मॉडल निर्मित होता है तो सभी नियमों को फॉलो करना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जब वेव की फॉर्म में होंगे, तरंगों के रूप में होंगे, तो तरंग समीकरण को फॉलो करनी चाहिए ना। तरंग समीकरण किसकी थी? मैक्सवेल की। मगर इलेक्ट्रॉन किसके मॉडल का था? रदरफोर्ड के मॉडल का। रदरफोर्ड के मॉडल का इलेक्ट्रॉन मैक्सवेल के तरंग समीकरण को फॉलो नहीं कर पाया, इसीलिए ये ड्रॉबैक जो है वो रदरफोर्ड का माना गया है, मैक्सवेल का नहीं माना गया, ठीक है। चलो अब वापस आ जाते हैं अपनी बात पर। हम लोग ये कह रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन थकते थकते एक दिन तो इसके अंदर गिरेगा ना, गिरेगा ना? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? सुनो कारण। क्योंकि यहां पर देखो इस इलेक्ट्रॉन से इस नाभिक की ओर एक बल लग रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जिनके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लगने वाला बल कहलाता है इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स, वैद्युत आकर्षण बल, कुलाम के नियम से, है ना। कुलाम ने तो बताया था दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पहली चीज। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर की ओर भी एक बल काम कर रहा है। तो इस पर देखो जितना बल अंदर काम कर रहा है उतना ही बल ऊपर काम कर रहा है। अगर दोनों डायरेक्शंस में सेम फोर्स काम करेगा तो ये तो लगातार रोटेशन ही करता रहेगा। इसीलिए यहां पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, कहा स्थायी ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ। एनर्जी फिक्स है, एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। जबकि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें केवल वृत्ताकार पथ की बात की थी, एक ही पथ के पर सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, जबकि इसने अलग अलग पथों की बात की थी। तो इसकी वजह से इसका मॉडल जो है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या में तो सफल रहा। अब बात यह है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, वैद्युत आकर्षण बल है, वो कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। विद्युत आकर्षण बल हम कुलाम के नियम से ही बात करेंगे। ये अपने पास होगा F बराबर, वो तो Q1 Q2 तो कुलाम ने बताया। यहां कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा E, इसका होगा ZE, है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा ZE इंटू E अपॉन डिस्टेंस मान लो R, तो क्या हो जाएगा ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर, और F बराबर हो जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमने K को सिंगल यूनिट में माना है, यूनिट काम कर रही है उसकी, ठीक है। फिर आप कहोगे सर यूनिट क्यों काम कर रही है? K की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻⁻⁹ होती है ना। हमने इसलिए माना क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन वेग में है, हमारा इलेक्ट्रॉन तो वेग में है ना भाई, जिसकी वजह से हमें उसकी रोटेशन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, इसलिए उसको सिंगल माना है। तो F की वैल्यू होगी ZE स्क्वायर अपॉन ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। दूसरी तरफ जो बाहर फोर्स लगेगा उसको और कैलकुलेट करेंगे। पहले चित्र बनाओ फिर अगला नियम लिखते हैं। अगला पॉइंट डालकर चित्र बनाओ, पॉइंट डालो जो भी नंबर है आपका, 5वां 6वां 7वां, तीसरा ही है, 7th है, लगाए जाओ, बोली कोई दिक्कत नहीं है, अपनी नोटबुक है। बाकी नोट्स एकदम सही से बनाना जो पढ़ पाओ, है ना। पहले चित्र बना लो,
सिर्फ चित्र बनाना, ये मत लिखना साइड वाला। लिखिएगा, किसी स्थायी पथ पर, किसी स्थायी पथ पर गति कर रहे किसी स्थायी पथ पर गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। इस स्थिति में, इस स्थिति में ये नाभिक तथा, ये नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ब्रैकेट में लिखो नाभिक की ओर, नाभिक की ओर टुवार्ड्स न्यूक्लियस, तथा इलेक्ट्रॉन का अपकेंद्रीय बल, इलेक्ट्रॉन का अपकेंद्रीय बल, ब्रैकेट में लिखो बाहर की ओर, समान होते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो, माना कि, माना कि m द्रव्यमान, m द्रव्यमान कॉमा E आवेश युक्त, E आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन R त्रिज्या वाले, R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर ZE आवेश युक्त, ZE आवेश युक्त नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। बाकी ये नोट कर दो, F बराबर जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, जिससे हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
अब केंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है भाई? बहुत, आर स्क्वायर नहीं, सिर्फ आर। तो साइड में लिख दो इधर। अब केंद्रीय बल क्या होगा? mv² अपॉन आर। हाँ जी, किसका? अब केंद्रीय का होता है, अभी केंद्रीय तो ये हो गया ना भाई, सेंट्रीफ्यूगल। अरे यही होगा, टेंशन मतलब सही है। लिखो आगे। विद्युत आकर्षण बल बराबर किसके है? अब केंद्रीय बल के। अब केंद्रीय बल के और विद्युत आकर्षण बल कितना है हमारे पास? अरे बोलो। हाँ, Z² अपॉन R²। और ये बराबर किसके हैं? mv² अपॉन आर के। आर से आर भचीड़, mv² की वैल्यू निकाल लो। तो mv² बराबर हो गया ZE² अपॉन आर। हो गया? चलो अब देखो भाई, बोर के नियम में या इस मॉडल के अंदर पहली अभिधारणा क्या थी? बोर के मॉडल की पहली अभिधारणा, पहला पोस्टुलेट जो है ना, वो क्या है? ये है mvr बराबर NH अपॉन 2 पाई। ऐसा पढ़ा है क्या कहीं? पढ़ा है ना? दूसरी अभिधारणा क्या है भाई, ये भी बता देता हूं। बोर के मॉडल की दूसरी अभिधारणा, बोर के मॉडल की दूसरी अभिधारणा जो है, ये अभी अभी हम लोग कैलकुलेट करके आए हैं, है ना? जहां mv की वैल्यू निकाली हमने, किसकी? mv² बराबर ZE² अपॉन आर। अब पहली अभिधारणा को उठाओ और यहां से m की वैल्यू निकाल लो। पहली अभिधारणा से जब आप लोग m की वैल्यू निकालो, सॉरी v की वैल्यू निकाल लो, तो ऐसे v बराबर क्या हो जाएगा? NH अपॉन 2 पाई, और साथ में क्या हो जाएगा? अपॉन में mr। ये v की वैल्यू यहां रख लो, ठीक है? यहां v की वैल्यू रखोगे, v का मान रखने पर यहां हो जाएगा m। v का मान क्या है? NH अपॉन 2 पाई mr, और इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या? ZE² अपॉन आर। देखो
पहले विस्तृत लिखो फिर काटेंगे जो कट सकता होगा। ये हो जाएगा हमारे पास m, क्या होगा? हाँ भाई अभी बोर ही चल रहा है। 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन r। देखो क्या कट सकता है, एक r से एक r कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। अब केवल और केवल r की वैल्यू निकालनी है। r चला जाएगा इधर, जेड ई आ जाएगा इसके नीचे, तो r बराबर क्या हो गया अपने पास? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात सुनो, h पाई m है ना, और e ये सारे के सारे कांस्टेंट है ना, ये सारे के सारे नियतांक है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात, ये सारे कांस्टेंट है, अगर ये सारे कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू रख दो, और इनकी वैल्यू रखो, h की वैल्यू रखो 6.625 इंटू 10⁻⁻34, पाई की वैल्यू रखो 3.14, ठीक है, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और इलेक्ट्रॉन e 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। ये वैल्यू रखो और सॉल्व करके मुझे फटाफट बताओ r की वैल्यू क्या आई। पूरा सॉल्व करो, 10 आती है। r बराबर बता देता हूं मैं आप लोगों को 0.529, ऊपर बचेगा n स्क्वायर, बटे में क्या बचेगा z इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर अपॉन z, वो भी किस में आएगी? मीटर में। अगर इसको एंगस्ट्रम में बदल लोगे तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 10 इंटू तो है ही नहीं, फिर खत्म हो जाएगा ना। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 और n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रम। तो ये रेडियस जो है ना, ये आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है भाई आप लोगों को। यहां तो मैंने कर दिया, बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, यहां तो बता दिया, मगर एग्जाम में ना तो आपको इतना सब करने का टाइम मिलेगा, तो इसलिए अपन को जो कॉन्सेप्ट में, आप लोगों ने पहले से सारे साइंस के स्टूडेंट हो, ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ और कर लिया हमने, तो हमें ये पता है पहले से कि जब कोई कॉन्सेप्ट फॉर्मूले में चेंज हो जाता है तो हमें फॉर्मूला याद ही रखना पड़ता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहीं से शुरू किया, छाप दो पूरा, अभी तो त्रिज्या आई है ना, हाँ वही डिस्टेंस है ये अभी त्रिज्या आई है, अभी वेग निकालेंगे और ऊर्जा निकालेंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूं? भाई आपको सबको ये तो पता है ना, पाई एच एम और ई ये कांस्टेंट क्यों है? नहीं पता? ये कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके मान फिक्स हैं, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकते, जो चेंज नहीं हो सकते वो कांस्टेंट हो गए, है ना भाई, इसलिए है। वो सारे तो कांस्टेंट ही है ना। क्या पूछ लिया? इसको देख क्या, तो आप लोग आगे ही बैठा करो ना। ओहो ऐसा, कहां शिफ्ट करा दे?
यहां पर उस दीवार पे, तो फिर वैसे कंजेस्टेड हो जाएंगे ना भाई, पढ़ाऊंगा कितनों को बैठा के। अच्छा वो, ये टाइम पास करते हो रे तुम, पढ़ लो, समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। चले भाई, उससे बनाएंगे अभी प्रश्न। हो गया भाई, शेष तो नहीं किसी का, शेष हो तो हाथ ऊपर कर देना भाई। हाँ वो बता रहा हूं, वापस से रिपीट कर दूंगा मैं सारी चीजें। हो गया, देखो भाई हम लोगों ने इसके अंदर क्या किया है, ये देखो हम लोगों को पता है कि एम वी आर बराबर जो होता है ये होता है एन एच अपॉन 2 पाई, ये होता है। ध्यान से सुन लेना, अगर किसी को इसमें डाउट है या कोई दिक्कत है तो यहां से क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो हमें निकालनी है केवल और केवल v की वैल्यू, किसकी, v की, तो बाकी सबका पक्षांतरण कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा v बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, और साथ में क्या बचेगा, एम आर, ये हो गई v की वैल्यू। हम लोगों ने दोनों बलों को बराबर करके एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, और वो फॉर्मूला अपने पास क्या आया था भाई, याद है क्या था, एम वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ये फॉर्मूला आया था। अब भाई v का मान तो ये रहा, ये रख दो इधर, v का मान यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा m, v का मान है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, और इसका होल स्क्वायर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब वापस से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम लोग m तो m रहेगा, n का हो जाएगा क्या, स्क्वायर, h का भी स्क्वायर हो गया, 2 का कितना हो गया 4, पाई का पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर, r का r स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। जो कट सकता हो उसको काट दो, एक r से एक r कैंसिल, m से एक m कैंसिल, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब हम लोग 2-3 चीजें जानते हैं, जैसे पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14, 22/7 या 3.14, एक ही तो बात है। मेरे ही बच्चे ले रहे हो यार, है ना,
अरे तो बायो हो या मैथ्स हो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। अरे बायो या मैथ से फर्क ही नहीं पड़ता, 10वीं तक तो हम सबने पढ़ी है। और बायो थी तो क्या है, 12वीं में तो फिजिक्स थी अपने पास, है ना। और बायो थी तो क्या है, केमिस्ट्री तो अपने पास बीएससी में भी थी, अगर पास कोर्स है तो बस। तो शुक्र है आप लोगों ने 1 वीक सीरीज तो बोला, 5 ईयर सोल्ड पेपर नहीं बोला, है ना। और कुछ कुछ तो वो होंगे जो कोरोना में हो गए होंगे 1 साल क्रॉस करके, बीएड वाले होंगे ऐसे, है ना। बाद में हुआ एग्जाम, ओहो चलो कोई ना। देखो h की वैल्यू है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। उसके बाद अपने पास m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। और क्या बचा, e होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये वैल्यूज कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब फिक्स है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं, इन सब वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूला में रखा। फॉर्मूला में रखने के बाद आर की वैल्यू कैलकुलेट की, और कैलकुलेट करने के बाद अपने पास वैल्यू जो आती है वो आती है 0.529 इंटू 10⁻⁻10, वो भी किस में, इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। जेड स्क्वायर नहीं, जेड है केवल, और वो भी क्या, मीटर में। इसको आगे हम लोगों ने एंगस्ट्रम में चेंज कर दिया, तो ये हट जाएगा अपने पास, एंगस्ट्रम में बदलने पर केवल ये बच जाएगा, ठीक है। इस पर प्रश्न कैसे आता है वो लिखवा देता हूं, ठीक है। तो पहले जो एनर्जी है वो लिखवा दूं, है ना। एक एनर्जी का फॉर्मूला और है, अब मान रखने पर सॉल्व ही होगा वो, अब उसको सॉल्व करके बताएं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उससे क्या होगा, यूनिट तो फिर भी चेंज होंगी ना वो आपस में, भाई कुछ कैंसिल हो जाएंगी, कुछ चेंज हो जाएंगी, है ना। चलो क्या हुआ, डेरिवेशन में बस एक चीज छोड़ी है हमने, जो कैलकुलेशन है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है अपने को, ठीक है ना। और जब अपने को मतलब ही वैल्यू से है तो क्यों खामे खा परेशान होना, इसलिए मैंने ऐसे छोड़ा इसको। अब एनर्जी का फॉर्मूला और देख लो भाई, वी ई एन बराबर होता है -2.188 इंटू 10⁻⁻18 और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। और ये होता है जूल प्रति परमाणु। एक परमाणु की एनर्जी इतनी निकल कर आती है हमारे पास बोर के अनुसार। डायरेक्ट सूत्र लिखवा रहा हूं भाई मैं, ठीक है ना। ये सूत्र है अपने पास किसका, ऊर्जा का, ये ऊर्जा का फॉर्मूला है, ठीक है। और जूल में है ये, और जब इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाएगा तो En बराबर होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। नोट कर लो, ये एनर्जी का फॉर्मूला है अपने पास। नहीं नहीं, ये तो रिपीट ही तो किया था लास्ट वाले में, पिछला वाला है। ये देखो क्या लिख रहा है लास्ट में,
बस एक छोटी सी चीज और बाकी है, एक फॉर्मूला और लिखना है वेग का। देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का वेग होता है 2.188 जेड अपॉन सॉरी इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, है ना। कक्षा के अंदर जो घूमेगा ना जब इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेलोसिटी ये होगी, ठीक है। और वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, परमाणु क्रमांक और किस कक्षा में घूम रहा है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ये वैल्यू फिर भी कांस्टेंट है। ये वाला नोट और कर लो, फिर क्वेश्चन लिखते हैं 2-3, फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें डेरिवेशन पर ध्यान नहीं देना, अपन को सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है। हाँ लिखिएगा एक प्रश्न, He+1 की He+1, हाँ क्वेश्चन है He+1 की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, ऊर्जा तथा इस कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का, इस कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। रिपीट कर रहा हूं, He+1 की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, कॉमा, ऊर्जा तथा इस कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। अब देखो ये प्रश्न है आपके सामने। अब एक बार ये भूल जाओ कि डेरिवेशन में क्या क्या किया था। अगर आपके दिमाग के अंदर केवल फॉर्मूला है ना, तो प्रश्न कहीं नहीं जाएगा, और अगर फॉर्मूला नहीं है तो प्रश्न नहीं होगा। 3 फॉर्मूलाज हैं, तीनों आपके सामने यहां हमने लिखे हुए हैं, तीनों आपने नोटबुक में लिखे हुए हैं। याद हो गए हैं तो अच्छा है, नहीं हुए तो 3-4 बार लिखोगे ना अलग अलग टाइम पर, तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो शुरू हो जाओ, सॉल्व करके बताओ क्या क्या आंसर आ रहे हैं फटाफट। क्या एनर्जी जूल में निकाल लो, किसी में भी कैलकुलेट कर लो, मात्रक तो पीछे एग्जामिनर ही देगा। न्यूमेरिकल प्रश्न या कोई भी क्वेश्चन करने से होगा, बैठे रहने से नहीं होगा भाई, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। हो गया। बिना कैलकुलेटर का उपयोग करे करना है आप लोगों को। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कहीं नहीं है कि कैलकुलेटर खोलना पड़े आपको मोबाइल में। कर लिया। ऑनलाइन आंसर आने लग गए भाई, रेडियस बता दिए। -18 -18
देखो भाई, जिनका हो गया ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस। तो r बराबर क्या होगा अपने पास 0.529 इंटू 10⁻⁻10 और इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, n स्क्वायर अपॉन जेड। अब देखो कहा कौन सी कक्षा का है, दूसरी कक्षा का। दूसरी कक्षा का कहा है तो n बराबर कितना होगा 2 और z बराबर कितना होगा 2। क्यों? क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। सिंपल है ना। ठीक है, तो बस ये वैल्यू यहां रखनी है। तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 और n की वैल्यू कितनी है 2। 2 का स्क्वायर कर दोगे, 2 का स्क्वायर और बटे में कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल। 0.529 इंटू 10⁻⁻10 और डायरेक्ट लिख दू 2 या काटूं? 2 से 2 काट दिया तो गुणा में 2, मल्टीप्लाई कर दो 1.058 इंटू 10⁻⁻10, वो भी क्या मीटर। ठीक है ना। हाँ, अगर ये नहीं लिखोगे तो एंगस्ट्रम में आ जाएगी। ठीक, ये तो हमने कैलकुलेट कर दी क्या, रेडियस। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनर्जी। तो En बराबर क्या होता है -2.188 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही होता है ना। नहीं, इंटू 10⁻⁻ कितना -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। En बराबर -1.88 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 2 का स्क्वायर बटे 2⁻², तो सेम है तो बचीड़। En बराबर -2.188 इंटू 10⁻⁻18, वो भी क्या जूल पर एटम। और लास्ट में आप लोगों को कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। तो Vn बराबर 2.188 इंटू 10⁻6 और z अपॉन n। ठीक है, और यहां रख लो फिर क्या हो जाएगा 2.188 इंटू जेड 10⁻6, 2 से 2 कैंसल, ये 2/2 होगा तो यही बचेगा आपके पास, और वो भी होगा अपने पास मीटर पर सेकंड। बोलो ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत है क्या? ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे अगर एग्जाम में आए तो, है ना। ऐसे ही आते हैं तो क्वेश्चन, तो फॉर्मूला याद होगा तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। किसको टफ लग रहा है पहले बताओ? पार्टी बदल लिया। हो गया? अरे शेष तो नहीं किसी का? शेष है तो हाथ ऊपर कर देना भाई। चलो नोट कर लो, फिर एक दो चीजें बताता हूं आप लोगों को कि z बराबर 2 क्यों आया, है ना भाई। क्या कहा है, हीलियम परमाणु कहा है ना, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, और n बराबर 2 इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कहा द्वितीय कक्षा। ठीक है, द्वितीय कक्षा। देखो n जो है ये तो होता है कक्षा, ठीक है ना, और z जो है ये होता है परमाणु क्रमांक। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 2 होता है, इसलिए z बराबर 2, और क्वेश्चन में कहा गया है द्वितीय कक्षा, इसलिए n बराबर 2। ठीक है ना भाई।
एक क्वेश्चन और लिख लो इससे रिलेटेड। हाइड्रोजन की 5वीं बोर कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन की 5वीं बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? बस इतना ही है। 5वीं बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? कौन सा फैन चालू कराना है अभी? बताओ तो कौन सा फैन चालू कराएं? अच्छा, वन पॉइंट 225 सही है भाई। देखो क्या करना है, बिल्कुल सही है। एग्जॉस्ट ऑन कर देना पीछे वाला भाई। चलो देखो भाई, अपने पास रेडियस का फॉर्मूला होता है आर एन या आर बराबर 0.529 और क्या होगा एन अपॉन एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, वो भी एंगस्ट्रम में ले रहा हूं मैं इस बार। ठीक है, मीटर में लेना होगा तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन में देखो भाई क्या दिया है, हाइड्रोजन परमाणु दिया है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। कौन सी कक्षा कही है उसकी? 5वीं। तो n बराबर 5 हो जाएगा, z बराबर 1 और n बराबर 5, तो ये हो जाएगा 0.529। n बराबर 5, 5 का स्क्वायर बटे में 1, 1 का भाग 2 अरे 25 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो 0.529 गुणा 25 तो आ जाएगा 13.225 एंगस्ट्रॉम। अरे बता दो कौन सा फैन चलाना है भाई? ऐसे ना, आप लोग ऑफलाइन में बैठे तो आप लोग तो वैसे ही कह सकते हो, कमेंट करने की जरूरत थोड़ी होती है। वो वाला तो करा दिया। नहीं नहीं, आपकी नहीं कह रहे हम। कोई है जिसको सफोकेशन हो रहा है भाई? आगे वाले फैन, इससे तो मुझे कौन सा नहीं चलाना है? चलो भाई आगे चलें। चलिए, तो यहां से अपने पास बोर जो है उसका एटॉमिक मॉडल जो है वो समाप्त होता है, मगर बोर के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी, वो सुन लो एक बार। देखो हेडिंग डाल दो, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली बात,
जो स्पेक्ट्रमी लाइंस होती है ना, ये उनकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाया, स्पेक्ट्रमी लाइंस जो है उनको डिटरमाइन नहीं कर पाए थे। दूसरी बात, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज होती है ना, उन पर ही लागू, अन्य पर लागू नहीं होगा, तो ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर पर इसका, तो ना तो ये जीमान प्रभाव की व्याख्या कर पाए और ना ही स्टार्क प्रभाव की, ये भी बताएंगे, इन दोनों को हेडिंग ही बनाएंगे। ठीक है, और चौथे नंबर पर हम लोग बात करते हैं, इन्होंने परमाणु के स्थायित्व की तो व्याख्या की, मगर ये इस बात की व्याख्या नहीं कर पाए कि परमाणु जब केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं तो वो मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। ये चार इसके अगर हम लोग बात करें तो ड्रॉबैक्स हैं। लिखिएगा, पहला, बोर अपने परमाणु मॉडल के द्वारा, लिखो पहला पॉइंट, बोर अपने परमाणु मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाए। कोई पूछेगा नहीं स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या होती हैं? जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की कहा था मैंने भाई। देखो, इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है ना, तो वो जो गैप होता है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रमी रेखा। आप लोगों को कुछ चीजें याद दिला देता हूं, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ठीक है ना, ये श्रेणियां थी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, है ना, याद है नहीं है? ऐसी तो याद होंगी कि नाम तो थे कुछ, थी तो कुछ। चलो दूसरा लिखो फिर, लिखेगा, यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त, यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज पर लागू होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज पर लागू होता है। स्पीसीज होते हैं कोई अणु हो, कोई आयन हो, या कोई भी अपने पास यौगिक हो, ठीक है ना, वो स्पीसीज कहलाएगी। नेक्स्ट लिखो, यह मॉडल जीमान प्रभाव व स्टार्क प्रभाव, यह मॉडल जीमान प्रभाव व स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। कर देना भाई, बंद कर देना। अगला लिखो, यह मॉडल रासायनिक बंधों के द्वारा रासायनिक बंधों के द्वारा रासायनिक बंधों के द्वारा अणु के निर्माण की व्याख्या, अणु के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सका।
रासायनिक बंधों के द्वारा अणु के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सका। तीन लाइन की एक टेबल बना लो जिसमें एक तरफ तो लिख दो जीमान प्रभाव और एक तरफ लिखेंगे स्टार्क प्रभाव। जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। देखो जीमान प्रभाव क्या होता है ये बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो अपने पास कौन सी लाइन होती है, स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ठीक है, स्पेक्ट्रमी लाइंस होती हैं। और स्पेक्ट्रमी लाइन जो होती है इनका चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन, किस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उसे हम लोग कहते हैं जीमान प्रभाव। विपाटन क्या कहलाएगा, जीमान प्रभाव कहलाता है। वही बताते हैं अभी। देखो जो स्पेक्ट्रमी लाइंस होती है ना कुछ ऐसी होती है जो हायर एनर्जी लेवल से निकलती हैं, कुछ ऐसी होती है जो लोअर एनर्जी लेवल से निकलती हैं। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में जाती हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाती हैं तो हायर एनर्जी लेवल वाली एक साथ चली जाती है और लोअर एनर्जी लेवल वाली एक साथ चली जाती है। उच्च ऊर्जा वाली एक ग्रुप बना लेती है और निम्न ऊर्जा वाली एक साथ ग्रुप में चली जाती है। याद करो अपने अपने जीवन काल में कहीं ऐसे वर्ड सुने होंगे T2G EG, है ना है ना। जो कक्षकों का विपाटन है उसमें क्या होता है, जो कम एनर्जी वाले होते हैं वो T2G और ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं वो EG। तो इस तरीके से कम ऊर्जा वाले और ज्यादा ऊर्जा वाले में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपाटन कहलाती है, अलग अलग भागों में विभक्त हो जाना। जब अपने पास स्पेक्ट्रमी रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड में विपाटित होती हैं तो जीमान प्रभाव कहलाता है। और जब स्पेक्ट्रमी रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड में विपाटन होता है, चुंबकीय रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विपाटन, विद्युत क्षेत्र में विपाटन, यह क्या कहलाता है, स्टार्क प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव, स्टार्क प्रभाव। दोनों के बीच में केवल एक अंतर है भाई, यहां जीमान प्रभाव जो है उसमें किस क्षेत्र में विपाटन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में, और स्टार्क प्रभाव में विद्युत क्षेत्र में विपाटन होगा। छाप दो एज इट इज। हो गया भाई।
विपाटन को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में तो विपाटन है ना भाई। हेडिंग डालो क्वांटम। क्वांटम क्या होता है? क्वांटम हम जैसे ही क्वांटम वर्ड सुनते हैं ना तो अपने दिमाग में एक चीज दौड़ने लगती है कि एनर्जी पैकेट। सही है ना? गलत है। फोटोन होते हैं वो एनर्जी पैकेट्स, ठीक है ना? और उन एनर्जी पैकेट्स के लिए आपने जो वर्ड पढ़ा है वो क्वांटा है ना कि क्वांटम, है ना? एक्चुअल में क्वांटा क्या होता, वो क्वांटम क्या होता है अपने पास? देखो अपने पास क्या होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होंगी ना ये उत्सर्जित होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विकिरण रेडिएशंस के साथ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये उत्सर्जित हो सकती हैं, इमिट हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकता है, इनका अवशोषण हो सकता है। तो जब अपने पास विद्युत चुंबकीय विकिरणों का या तो उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है? क्वांटम कहलाती है। वो न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? क्वांटम कहलाती है। और इसी ऊर्जा को आधार बनाकर जो प्लांक था उसने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। हेडिंग डालिए क्वांटम और लिखेगा विद्युत चुंबकीय विकिरणों, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण या अवशोषण, एब्जॉर्प्शन या उत्सर्जन के लिए, अवशोषण या उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्वांटम कहलाती है, क्वांटम कहलाती है। इसके बाद पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, डी ब्रोगली जो है उसका नियम, उसके बाद हम लोग हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कक्षकों की आकृति। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। शेष बातें करेंगे अगली क्लास में। राधे राधे।